Hello students, today we are going to study chapter 4, that is the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate चैप्टर जो है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो दिल्ली सल्तनत में क्या था, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मोहम्मद घोरी ने क्या है मुस्लिम फाउंडेशन इंडिया के अंदर रखी. तो उसने रूल किया. उसने एक राजा थे, बहुत ही महान राजा पृथ्वीराज चौहान, उनको हराया और उनके हराने के बाद वो क्या है इंडिया का रूलर बन गया. अब इंडिया का रूलर बनने के बाद उसका कोई भी वंशज नहीं था, कोई भी उसका उत्तराधिकारी नहीं था. तो उसने अपने एक बहुत ही लॉयल दास को, लॉयल सर्वेंट को, जिसका नाम था क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको क्या है रूलर बनाया. उसके बाद उस रूलर ने, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने नींव रखी किसकी, स्लेव डायनेस्टी की. तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कैसे स्लेव डायनेस्टी बनी, फिर उसके बाद कैसे स्लेव डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई. तो इस चैप्टर में कैसे नींव रखे, कौन कौन सी फाउंडेशंस है, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई उसके बाद. तो सबसे पहले हमारी स्लेव डायनेस्टी आई, देन उसके बाद खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट वन इज लोधी डायनेस्टी. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैसे स्लेव डायनेस्टी आई. तो अर्ली टर्किश रूलर्स और द स्लेव डायनेस्टी, यानी स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको अर्ली टर्किश रूलर भी बोला जाता था. इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी और क्या बोला जाता है, इसके साथ ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इसके जो तीनों सुल्तान थे, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो बलबन हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये तीनों के तीनों ही क्या थे, दास थे. और उसके बाद उन्होंने अपने स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपना जो जनरल था, अपना जो मालिक था, उसका भरोसा जीता. और उसको भरोसा जीतने के बाद ही उसको क्या है उसके मालिक ने आज़ाद करा, उसके जनरल ने आज़ाद करा और उसके बाद उसको क्या बना दिया, उसके बाद उसे राजा बना दिया, रूलर बना दिया. तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कैसे वो रूलर बना, कौन कौन सी चीज़ें उसने की, ये हम अब पढ़ेंगे. तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 AD से 1210 AD तक इसने क्या किया, रूल किया. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या है, रियल क्या है, फाउंडर है कौन सी डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी के. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपनी एबिलिटीज़ के लिए बहुत जाने जाते थे. एबिलिटीज़ कौन कौन सी थी, उनमें बहुत ज़्यादा करेजियस थे, बहादुर थे, फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, और उनके अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की जो एबिलिटी थी वो भी कैसी थी, बहुत ज़्यादा लाजवाब थी. उन्होंने सिर्फ 4 साल तक रूल किया और अपने शासन के दौरान उन्होंने अपनी पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान अपने किंगडम को, अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाया और अपनी पोजीशन को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बरकरार रखा. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस रूलर थे. जेनरस यानी उदार, बहुत ज़्यादा उदार शासक थे, यानी वो हर किसी का दुख दर्द समझते थे. और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से उनको लाख बख्श का टाइटल दिया गया था. बहुत सारा मनी क्या है वो चैरिटी में दान कर देते थे. कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क्यू बनवाए थे. एक बनवाया था दिल्ली में जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, एंड द सेकेंड वन इज़ इन अजमेर जिसका नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा. ये 2 फेमस मॉस्क्यू उन्होंने बनवाए थे. ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. उन्होंने कुतुब मीनार तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दिल्ली में जो है, तो उसका कंस्ट्रक्शन भी किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था. लेकिन उनकी सडन डेथ की वजह से, यानी अचानक उनके डेथ की वजह से, इल्तुतमिश जो कि उनके सक्सेसर थे, उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन फिर पूरा किया था. उनकी डेथ की वजह से उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया था, तो इल्तुतमिश ने उसका कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट करवाया. लेटर ऑन फिरोज शाह तुगलक एडेड द 5th एंड द लास्ट स्टोरी इन इट. और उसके बाद फिरोज शाह
तुगलक ने उसका लास्ट जो स्टोरी थी कुतुब मीनार की, लास्ट जो माला था, मंजिल थी, उसका कंस्ट्रक्शन करवाया। और इसी मीनार से मुअज्जिन के थ्रू मुस्लिम्स को प्रेयर के लिए कॉल किया जाता था। अब मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगी आपसे, उसका आप लोगों को आंसर देना है। डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो द आंसर इज रज़िया सुल्तान। विच रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा रूलर आया? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने रिप्लेस किया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय अरम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक को के बाद कौन आया? अरम शाह आया रूलर। बट सून ही वॉज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश। लेकिन उसके कुछ टाइम ही बाद उसने कब तक रूल किया? 1210 से 1211 तक रूल किया, 1 साल तक रूल किया। उसके बाद ही उसको किसने रिप्लेस कर दिया? इल्तुतमिश ने कर दिया। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। इल्तुतमिश एक बहुत ही ग्रेटेस्ट स्लेव किंग्स में जाना जाता है। उसने बहुत सारी अपनी रणनीतियाँ बनाई। जैसे उसकी पहली रणनीति क्या थी कि अपने राइवल्स को सप्रेस करना, अपने राइवल्स को दबा के रखना, और उसके बाद अपना थ्रोन वहाँ पर क्या करना? सुनिश्चित करना, अपने राज को वहाँ सुनिश्चित करना। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। और उसके बाद उसने अपनी राजधानी लाहौर, जो कि स्लेव डायनेस्टी की राजधानी पहले लाहौर थी, और उसको लाहौर से उसने किसमें ट्रांसफॉर्म करा? दिल्ली में ट्रांसफॉर्म किया। By his diplomatic skills, he saved himself and the Sultanate from Mongol invasion led by Chengiz Khan. और उसके बाद और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही उसने, यानी उसमें इतनी सारी स्किल्स थी, उसने अपनी स्किल से ही अपने आप को मंगोल लीडर जो था जिसका नाम था चेंगिस खान, उससे उसने अपने आप को बचाया। He organized the रूलिंग नोबिलिटी ऑफ द पीरियड कॉल्ड चालीसा। और उसने अपनी क्या है? एक नोबिलिटीज़ का रूल बनाया, अपने नोबल्स का रूल बनाया, अपने वफादार लीडर्स का रूल बनाया, जिसको उसने क्या नाम दिया? चालीसा नाम दिया। He reorganized the land revenue by system divided his empire into small and big pieces of land। और उसने अपने लैंड रेवेन्यू, अपने लैंड टैक्स को, लैंड कर को क्या है? डिवाइड किया बड़े और छोटे पीस ऑफ लैंड से, और जिसको उसने क्या नाम दिया? इक्तास नाम दिया। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन्स टंका एंड कॉपर कॉइन्स जीतल। उसने सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला उसने? टंका बोला, और कॉपर कॉइन्स को जीतल नाम दिया। दीज कॉइन्स आर यूज ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। और इनको सल्तनत पीरियड के दौरान क्या किया गया? यूज़ किया गया। He completed the construction of Qutub Minar and built his own tomb in red sandstone at Delhi। उन्होंने जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन था उसको क्या करवाया? कंप्लीट करवाया, जो कि किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। और कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का मकबरा बनवाया, जो कि किससे बनवाया था? रेड सैंडस्टोन से। कहाँ? दिल्ली में। इल्तुतमिश डाइड इन AD 1236 में इनकी। एक क्वेश्चन है हमारा, द कुतुब मीनार वॉज यूज एज अ माइनरेट। कैसे होता था? तो आंसर है इसका टू समन द मुस्लिम्स फॉर प्रेयर्स। यानी उसको मुस्लिमों को बुलाने के लिए, प्रेयर के लिए उसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, रज़िया सुल्ताना। AD 1236 से 1240 तक इन्होंने रूल किया। सिर्फ 4 साल इन्होंने रूल किया था। बिफोर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रज़िया एज हिज सक्सेसर। यानी अपनी डेथ के बाद इल्तुतमिश ने, डेथ से पहले ही इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को क्या? अपना सक्सेसर क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। रज़िया सुल्ताना वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। सबसे यूनिक, सबसे अलग थी रज़िया सुल्ताना। वो एक पहली ऐसी लेडी थी, पहली और लास्ट लेडी थी जो कि मुस्लिम रूलर बनी थी पूरे मिडीवल एरा की। वो बहुत बहादुर थी, इंटेलिजेंट थी, और बहुत ही ज़्यादा जस्ट वुमेन थी। जस्ट मतलब न्यायप्रिय महिला थी।
शी possessed ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट रूलर, और जो भी क्वालिटीज़ एक महान राजा में होनी चाहिए, महान शासक में होनी चाहिए, वो सारी ही काबिलियत उनके अंदर थी। शी वॉज एन एक्सलेंट हॉर्स राइडर, शी ड्रेस लाइक अ मैन एंड पर्सनली लीड हर आर्मीज इन बैटल। वो क्या है, घुड़सवारी करती थी और उसके साथ क्या करती थी, आदमियों की तरह क्या है कपड़े पहनती थी, और अपने जितने भी उनके सोल्जर्स थे उनके साथ खुद युद्ध करने के लिए बैटल्स में जाती थी। बट द नॉबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वुमन, लेकिन जो नॉबल्स थे उनको ये बात बिल्कुल रास नहीं आई कि वो एक वुमन से क्या करें, रूल करवाएं। और उस टाइम के इतिहासकार थे मिनहाज ई सिराज, उन्होंने क्या बताया था कि रज़िया जो थी वो बहुत ज़्यादा एबल, बहुत ज़्यादा योग्य और काबिल क्या थी, योद्धा थी अपने सारे भाइयों से, यानी उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक बहुत अच्छे शासक के अंदर होनी चाहिए। लेकिन लोगों का जो विचार था कि वो औरत से, एक क्वीन से कैसे रूल करें, कैसे रूल करवाएं उससे, तो ये वो लोग क्या समझते थे जो नॉवल्स से दरबारी थे कि ये भगवान के ऑर्डर के, भगवान ने जो हमें ऑर्डर क्रिएट करे हैं उसके क्या है, खिलाफ है, जिसमें एक भगवान, वो लोग क्या समझते थे कि भगवान ने क्या बनाया, औरतों को आदमियों का गुलाम बनाया है। अल्टीमेटली शी वॉज किल्ड इन AD 1240, और उसके बाद दुर्भाग्यवश उनको 1240 में उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर रज़िया एक आदमी होती, अगर एक औरत ना होती, तो वो पूरे सल्तनत की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रूलर होती भारत के अंदर। रज़िया सुल्ताना के बाद बहुत कम ही ऐसे रूलर्स हुए थे जिन्होंने रूल किया था 1266 तक। उन्हीं में से एक थे नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे थे। इन्होंने 1246 से 1266 तक रूल किया। ये नॉबल्स के हाथ के सिर्फ क्या थे, एक कठपुतली थे, यानी रूल कौन करता था, नॉबल्स करते थे, और ये सिर्फ ऑर्डर पास करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को अप्रूव करते थे। इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो एक सेंट की तरह बिताई थी, स्पेंड की थी। नेक्स्ट रूलर आए हमारे घियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1266 से 1286 तक रूल किया। ये एक बहुत ही अनुभवी और कैपेबल रूलर थे। ये बहुत ही ज़्यादा कठोरता से क्या है, अपने नियम बनाते थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर मंगोल के इन्वेजन से अपने किंगडम को बचाया, और हमेशा जो इंटरनल रिबिलियंस होती रहती थी, इंटरनल विद्रोह होते रहते थे, इनसे ये अपने किंगडम को डिफेंड करते थे। इन्होंने अपने राज्य में एब्सोल्यूट मोनार्की बनाई थी, और ये किस में बिलीव करते थे, डिवाइन किंगशिप में। डिवाइन किंगशिप मतलब कि सिर्फ राजा ही क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है, यानी राजा के हाथों में ही क्या होती है, सुप्रीम पावर होती है। इन्होंने 2 कस्टम्स अपने राज्य में चलाए। फर्स्ट वन इज़ सिजदा एंड सेकंड इज़ पॉयबोस। सिजदा एक ऐसा कस्टम है, इट इज़ अ कस्टम ऑफ सेल्फ इमोलेशन, जिसमें क्या है, जो नॉबल्स होते थे उन्होंने अपने घुटनों के बल बैठ के राजा को सैल्यूट करना पड़ता था, सैल्यूटेशन करनी पड़ती थी, और पॉयबोस में राजा की फीट्स को किस करना होता था। इनके किंगडम में वाइन का यूसेज क्या था, प्रोहिबिट था, यानी अमान्य था। बलबन की डेथ 1286 में हुई, और इसके बाद इनके सक्सेसर्स जो थे वो इतने ज़्यादा वीक और बेकार थे कि वो इस डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ा पाए, और उसके बाद एक न्यू डायनेस्टी आई जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जो फर्स्ट रूलर थे वो थे हमारे जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 तक रूल किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1219 में सिंहासन पर वो बैठे 70 ईयर्स की एज में, और इनको खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी कहा जाता है। ये बहुत ही काइंड हार्टेड ह्यूमन थे, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जेनरस यानी उदार व्यक्ति थे। ये अपने रिबिलियस को, जो भी इनके विद्रोही होते थे उनको क्या कर देते थे, माफ़ कर देते। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन कौन थे? तो घियासुद्दीन बलबन वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड केपेबल रूलर. He was known for his strong policies.
he believed in divine kingship. He started the custom of Sijda and Poibos in his kingdom. Next है, why is Razia Sultan known as unique ruler? Because she was a brave, intelligent and just woman. She knows the horse riding and she has a personality that intellect with that a ruler must have. She lead her army personally and fought the battles. That's why she is known as a unique ruler, because as a woman she done all that works that a male ruler can do. Who was the founder of Khilji dynasty? The answer is Jalaluddin Firoz Khilji was the founder of Khilji dynasty. Okay. He also followed a lenient policy. जलालुद्दीन जो थे वो कैसी, उनकी पॉलिसीज़ कैसी होती थी, बहुत ज़्यादा लीनियंट होती थी, जिसकी वजह से उनके साम्राज्य में लॉलेसनेस यानी लोग क्या है कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं करते। खिलजी जो थे वो मंगोल्स को लेके बहुत ज़्यादा लीनियंट पॉलिसी को फॉलो करते थे और उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी उलूग खान से करवाई थी जो कि एक मंगोल लीडर थे। उलूग खान और उनके फॉलोअर्स को बाद में न्यू मुस्लिम्स कहा जाने लगा। अब जलालुद्दीन की उदारता का फ़ायदा उठा के उसका जो एम्बिशियस नेफ्यू था, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी नेफ्यू भतीजा जो था अलाउद्दीन, उसने धोखे से उनका मर्डर करवा दिया और उस राजगद्दी पर बैठ गए। अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इन्होंने रूल किया। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड अ shrewd एडमिनिस्ट्रेटर। एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल था और उसके साथ साथ एक मौका परस्त प्रबंधक था। उसने सपना देखा था कि वह पूरे विश्व पे क्या करेगा, राज करेगा। उसने अपने आप को अलेक्जेंडर का टाइटल दिया था यानी सिकंदर ई सानी। ही बिलीव दैट डिफेंस, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन कुड ऑल गो टुगेदर। उसका ऐसा मानना था कि सुरक्षा करना, बढ़ाना और अपने साम्राज्य को अपने अंडर में रखना, ये सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। उसने जो मंगोलों का हमला हुआ था उनके ऊपर, इससे उसने डिफेंस की पॉलिसी यानी अपने आप को बचाव की जो नीति थी वो सीख ली थी। ऑल्सो ही अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, और इसके साथ साथ वो एक्सपेंशन की एक्सपेंशन मीन्स बढ़ाना, यानी उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति को भी अपनाया। ड्यूरिंग हिज रेन द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सटेंडेड बियॉन्ड द विंध्यास अप टू द डेक्कन। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी वो कहाँ तक फैल गई थी, विंध्यास से डेक्कन तक। द सल्तनत रीच द न्यू हाइट्स अंडर हिज लीडरशिप। सल्तनत एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी उसकी लीडरशिप के अंदर। ही इस्टेब्लिश्ड अ मिलिट्री प्रेजेंस, और उसने एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री का संगठन किया। कॉन्क्वेस्ट इन द नॉर्थ में उसकी कैसे विजय हुई। अलाउद्दीन फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स गुजरात। अलाउद्दीन का पहला जो अभियान था वो कहाँ की तरफ हुआ, गुजरात की तरफ हुआ, जहाँ पर उसने गुजरात और मालवा पर विजय हासिल करी 1299 AD में। दस ही गेन कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट्स, और उसके बाद उसने अपना कंट्रोल, अपनी पावर वेस्टर्न सी पोर्ट्स में भी बढ़ा ली। ही बॉट अ हिंदू स्लेव मलिक काफूर फॉर 1000 दिनार्स एंड सेंट हिम टू दिल्ली, और उसने एक हिंदू दास को खरीदा कितने में, 100 दिनार में। कहाँ से खरीदा, उसके बाद उसने जो हिंदू स्लेव था मलिक काफूर, उसको कितने दिनार में ख़रीदा था, 100 में नहीं 1000 दिनार में, और उसको उसने फिर दिल्ली भेज दिया। मलिक काफूर लेटर ऑन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन किंगडम, और उसके बाद मलिक काफूर को अलाउद्दीन के साम्राज्य का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट प्रोसीडेड टूवर्ड राजस्थान। अलाउद्दीन का दूसरा कदम कहाँ की ओर गया, राजस्थान की ओर गया। ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रणथंभौर इन AD 1301 एंड चित्तौड़। उसने जो रणथंभौर का किला था वहाँ पर कब्जा कर लिया, एक कौन सी सन में, 1301 में, और उसके बाद उसने चित्तौड़ पर कब्जा किया। द कैपिटल ऑफ मेवाड़, जो कि क्या थी, मेवाड़ की कैपिटल थी। कब किया, 1303 में।
अलाउद्दीन फर्दर सेंट एन आर्मी टूवर्ड्स मालवा एंड ऑक्यूपाइड उज्जैन, मांडू, धर एंड चंदेरी। उसके बाद उसने अपनी आर्मी को मालवा भेजा और मालवा भेजने के बाद वहाँ के जितने भी रीजन्स थे जैसे उज्जैन, मांडू, धर और चंदेरी उन पर भी उसने कब्जा कर लिया। He occupied Jalore, almost everywhere in Rajasthan. He made stiff resistance from the Rajput. उसने उसके बाद जालोर पे कब्जा किया और उसके बाद राजस्थान की ऑलमोस्ट हर जगह पर उसको क्या है एक बहुत ही कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। किसका विरोध? राजपूत का विरोध का। राजपूत वुमेन परफॉर्म जौहर एंड बर्न देमसेल्फ टू डेथ। राजपूत जितनी राजपूताना औरतें थी उन्होंने अपने आप को अपना जौहर कमिट कर लिया, यानी अपने आप को जिंदा जला लिया और अपने आप को मार लिया। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय अलाउद्दीन बाय एडी। वार्निंग आ रही है इसमें बार बार। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय अलाउद्दीन इन 1305 एक्सेप्ट कश्मीर, नेपाल, असम एंड सम पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब। ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे उसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। सिर्फ कुछ जगहें बची थी जैसे कश्मीर, नेपाल, असम और कुछ पोर्शन नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब के। कंक्वेस्ट इन द डेक्कन। डेक्कन पर कैसे उसने विजय हासिल करी? अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू सेंड एन एक्सपीडिशन टू द डेक्कन। अलाउद्दीन एक ऐसा पहला मुस्लिम रूलर था जिसने अपना अभियान डेक्कन की ओर किया। उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या था? वहाँ से जितनी हो सके उतनी समृद्धि हासिल करना, उतना ज़्यादा वहाँ से खजाना हासिल करना। द डेक्कन एक्सपीडिशन वर लेड बाय मलिक काफूर हु डिफीटेड द सबजुगेटेड द रूलर्स ऑफ देवागिरी, तेलंगाना एंड होयसाला किंगडम। और ये जो डेक्कन एक्सपीडिशन था, डेक्कन अभियान था, ये किसके द्वारा चलाया गया था? मलिक काफूर के द्वारा चलाया गया था। और उसने वहाँ के जो रूलर्स थे देवागिरी के, तेलंगाना के, होयसाला के, उनको अपने अधीन कर लिया, यानी उनको हराकर उनको अपने अधीन कर लिया। मलिक काफूर फर्दर पेनिट्रेटेड द पांड्या किंगडम इन द एक्सट्रीम साउथ एंड डिफीटेड इट्स रूलर। उसके बाद मलिक काफूर ने कहाँ पर अपना काफिला दौड़ाया? पांड्या किंगडम की ओर, जो कि साउथ का एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, और वहाँ के रूलर्स को भी उसने हरा दिया। ही लूटेड द टेम्पल्स ऑफ मदुरई एंड रामेश्वरम। और वहाँ जाके उसने जो मंदिर थे मदुरई और रामेश्वरम के, वहाँ का सारा समृद्धि, सारा खजाना वहाँ से लूट लिया। At Rameshwaram he destroyed the temple and built a mosque in its place and named it after Alauddin। और रामेश्वरम में तो उसने पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया और वहाँ पर क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। और उस मस्जिद को किसका नाम दिया? अलाउद्दीन का नाम दिया। The territories of the Deccan were not annexed by Alauddin. He knew very well that it would be difficult to administer these far off territories from Delhi। अब जितनी भी डेक्कन की टेरिटरीज थी वो अलाउद्दीन ने उन सारी टेरिटरीज पर क्या नहीं किया? कब्जा नहीं किया। वो अच्छे से जानता था कि वो दिल्ली से बैठ के इतनी दूर वहाँ शासन नहीं चला सकता अपना। Therefore he made the southern rulers acknowledge his suzerainty। इसीलिए उसने जितने भी साउदर्न रूलर्स थे उनकी नॉलेज में क्या चीज़ डाल दी? सुजैनिटी। सुजैनिटी क्या होता है कि जब राजा किसी जगह पर क्या नहीं करना चाहता हो? शासन नहीं करना चाहता हो, लेकिन वहाँ की जितनी भी समृद्धि है उसका आधा हिस्सा लेना चाहता हो। यानी जो दूसरी जगह का राजा है वो किसके अधीन हो गया? उस राजा के अधीन हो गया। यानी आधा रूल वो करेगा और आधा रूल कौन करेगा? दूसरा रूलर करेगा, पावरफुल रूलर करेगा। एंड पे ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट एज अ मार्क ऑफ सबमिशन। और वो जो राजा थे जिन्होंने उसकी सुजैनिटी को एक्सेप्ट किया था वो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या देते थे? कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट देते थे, कुछ ना कुछ अपना योगदान देते थे, चाहे वो खजाने के तौर पर हो, चाहे घोड़े, हाथी, मिलिट्री सामान हो, वो लोग देते थे। अलाउद्दीन सप्लाइड अ फ्यू टर्किश गैरिसन इन इम्पॉर्टेंट टाउन। अलाउद्दीन ने कुछ तुर्किश गैरिसन क्या होता है? एक ऐसी जगह, किले के आसपास की जगह जहाँ पर ट्रूप्स कौन होते हैं? सिपाही। सिपाहियों को रहने की जगह दी जाए। अब वो सिपाही भी उसको क्या देंगे? कर देंगे रहने का। तो उसने अपने फोर्ट के आसपास गैरिसन बना दिए और उन गैरिसन को उसने क्या नाम दिया? मिल्च काउ, यानी डेक्कन के मिल्च काउ, जो कि उसको क्या देते थे? कुछ ना कुछ देते ही थे। खाली तो पड़े थे वो, वहाँ पे उसने ट्रूप्स को रख लिया, वो ट्रूप्स उसको कुछ ना कुछ बदले में देते थे। अब एक क्वेश्चन आ रहा है बीच में, डिस्कस द डेक्कन एक्सपीडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे अपना अभियान डेक्कन पे चलाया? तो डेक्कन पे उसने खुद अभियान नहीं चलाया, उसने अपने रूलर को, अपना दास, जो रूलर नहीं सॉरी अपना जो दास था, स्लेव था, उसको भेजा जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। उसने अभियान चलाया और उसने वहाँ के जितने भी शासक थे उनको अपने अधीन बना लिया। यानी उनको पूरी तरीके से हराया नहीं, उनका साम्राज्य नहीं छीना, उनको अधीन बनाया। उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था।
और इसके साथ साथ उसने डेक्कन में क्या है जितने भी टेम्पल्स थे, जितने भी मंदिर थे, उनको क्या कर लिया, लूट लिया और वहाँ उनकी जगह क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया। नेक्स्ट इज मंगोल इन्वेजन। द रेन ऑफ अलाउद्दीन वॉज मार्क्ड बाय सीरीज ऑफ मंगोल इन्वेजन। यानी अलाउद्दीन ने जब तक शासन किया उसने क्या है बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई और उनमें से एक पॉलिसी क्या थी, मंगोल्स का इन्वेजन, यानी मंगोल्स पर हमला करना। अलाउद्दीन ने मंगोल्स को सप्रेस करने के लिए, मंगोल्स को दबाने के लिए बहुत सारी क्या है चीज़ें, मेजर स्टेप्स अपनाए जिससे कि वो मंगोल्स की एक्टिविटीज़ को चेक कर सके। द ओल्ड फोर्ट्स ऑफ द पंजाब, मुल्तान, सिंध वर रिपेयर एंड सेवरल न्यू वंस वर बिल्ट। अब उसने क्या है जितने भी पुराने किले थे पंजाब, मुल्तान और सिंध के, उनको रिपेयर कराया और कुछ नए क्या है उसने किले बनवाए। और उसके साथ साथ उसने कुछ अपनी एडिशनल आर्मी भी ऐड करवाई। स्पेशल गवर्नर उसने अपॉइंट करे ताकि वो फ्रंटियर जितने भी रीजन है, जो उसने न्यू फ्रंटियर रीजन बनवाए थे, उनको चेक कर सके। उन फ्रंटियर रीजन्स को उसने क्या नाम दिया था, वार्डन ऑफ द मार्चेस। आर्मी को उसने दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया और दोबारा से आर्मी को मजबूत बनाया। मंगोल्स को कैप्चर कर लिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया और उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया। मंगोल्स जो कि दिल्ली में सेटल हुए थे उनकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। सप्रेशंस ऑफ द रिबेलियंस। नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ द रिबेलियंस। अलाउद्दीन अपने अर्ली ईयर्स में, राज के अर्ली ईयर्स में क्या है बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि उसको रिबेलियंस यानी जो विद्रोहियों का डर सताता रहता था। उसने कुछ मेजर्स लिए, कुछ स्टेप्स लिए ताकि वो अपने विद्रोहियों को क्या कर सके, दबा के रख सके। जितने भी रिलीजियस इंडोमेंट्स थे यानी जो परमानेंट सैलरी थी और जो लैंड ग्रांट्स थे, लैंड टैक्सेस जो थे, जो कि नॉवेल्स जिनको नहीं देते थे, उन सब को अलाउद्दीन ने क्या कर लिया, अपनी पावर के बलबूते पे उनको अपने अधीन कर लिया। और नॉबल्स को क्या है फिर टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे और वो ज़्यादा एडिशनल टैक्स किसानों से भी नहीं ले सकते थे। एक स्पेशल स्पाई सिस्टम बनाया गया जिससे कि नॉबल्स की हर एक्टिविटी पे क्या रखी जाने लगी, नज़र रखी जाने लगी ताकि नॉबल्स उनके खिलाफ कोई विद्रोह ना कर दें। अलाउद्दीन ने लिक्वर यानी शराब और ड्रग्स का यूज़ भी प्रोहिबिट कर दिया और ख़ुद अलाउद्दीन ने वाइन को छोड़ दिया और पूरी पब्लिक के आगे अपने वाइन के जितने भी वेजल्स थे उनको तोड़ दिया। वाइन की बिक्री और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जितनी भी नॉबल्स को सोशली इंटरेक्ट करने की परमिशन नहीं थी, ना वो आपस में बात कर सकते थे और ना ही कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते थे बिना अलाउद्दीन की परमिशन के लिए। और जितनी भी गैदरिंग्स और मीटिंग्स नॉबल्स रखते थे उसको भी अलाउद्दीन ने एंड कर दिया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। अलाउद्दीन ने अपने पूरे आर्मी के सेटअप को दोबारा से क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया। He laid the foundation of permanent standing army। उसने एक ऐसी आर्मी की नींव रखी जो हमेशा क्या है, तैयार रहे युद्ध के लिए। और इस आर्मी को उसने ऐसे तैयार करा जो कि उसकी कैपिटल सिटी में हमेशा तैयार रहती थी ताकि कभी भी अगर कोई उसको अटैक करे उसके एम्पायर पर तो वो आर्मी तुरंत उस पर क्या करे, हमला करे। आर्मी के रिक्रूटमेंट भी वो निकालता था और उनको कैश में या फिर रॉयल ट्रेजरी के रूप में उनको क्या है, रिवॉर्ड दिया जाता था। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, जगह खाली निकालता था। A descriptive role हुलिया of every soldier was maintained in the army register। और हर एक सिपाही का क्या है, कुछ ना कुछ उसका रोल नंबर, उसको कुछ ना कुछ उसकी क्या है स्पेसिफिक चीज़ लिखी जाती है जिसको हुलिया बोला जाता था। वो आर्मी का जो मिनिस्टर रजिस्टर था
मिनिस्टर का जो रजिस्टर था उसके अंदर उसकी एंट्री होती थी, ताकि कोई भी बाहर का स्पाई उनकी आर्मी में एंटर ना कर सके। सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दाग जिसको बोला था, यानी हॉर्सेस को एक अलग, हॉर्सेस की अलग पहचान बनाई जाती थी, या तो उन पे अलग स्टैंप लगा दी जाती थी या अलग कोई ना कोई उनके हॉर्स की पहचान बना दी जाती थी, ताकि कोई उनके अच्छे हॉर्स को कोई बेकार हॉर्स से रिप्लेस ना कर दे। सैलरीज ऑफ सोल्जर्स व फिक्स्ड, सोल्जर्स की जो सैलरीज थी वो सैलरी कैसी थी, फिक्स थी। स्पाइस जो थे वो आर्मी की हर हलचल पर क्या रखते थे, नज़र रखते थे। अलाउद्दीन खुद आर्मी को ऑर्गेनाइज करता था, मेंटेन करता था और आर्मी का सारा डिसिप्लिन वो ही देखता था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन कौन से आर्थिक स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए जिससे कि उसके एम्पायर में कोई लोगों को दिक्कत ना आए। तो आर्थिक इकोनॉमिक कौन कौन से मेजर्स लिए उसने, वो हम देखेंगे। सबसे पहले उसने किस चीज़ पर ध्यान दिया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी पर ध्यान दिया, जिससे कि कोई भी गरीब को लूटा ना जा सके। सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स लिए उसने, 4 सेपरेट मार्केट्स वर सेटअप, 4 सेपरेट मार्केट्स बना दी गई, जिनमें कौन कौन सी थी, एक सेंट्रल ग्रेन मार्केट थी, एक मार्केट किसकी थी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, जो बने हुए सामान थे उनके लिए, एक मार्केट थी जनरल मर्चेंडाइज के। जनरल मर्चेंडाइज क्या होता है, जहाँ पर सामानों को खरीदा और बेचा जाता है। मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स, और कौन सी मार्केट थी, चौथी, जिसमें घोड़ों को, दासों को और पशुओं को रखा जाता था। The prices of grain, cloth and other essential commodities were fixed at the lower price than the market rate. और उस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के अंदर क्या था कि जितने भी अनाज हैं, कपड़े हैं या फिर जो और भी एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके प्राइसेस को फिक्स रखा गया था लोअर प्राइस पे, ताकि मार्केट रेट के हिसाब से, ताकि कोई भी जो सरकारी रेट है उससे ऊपर नीचे क्या है, सामान को इधर उधर ना कर सके और ना ही अपनी मनमानी चला सके। तो फिक्स रेट हो गई तो लोगों को भी पता है कि इस चीज़ का क्या है, ये रेट है, और आपको जो सामने वाला शॉपकीपर है वो रिसीव नहीं कर सकेगा। मर्चेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सेल देयर कमोडिटीज़ एट द प्राइस फिक्स्ड बाय स्टेट। मर्चेंट्स जो थे वो भी, जो स्टेट ने, जो किंगडम, जो राज्य के अंदर प्राइस फिक्स था, उसी फिक्स्ड प्राइस पर ही मर्चेंट्स को, व्यापारियों को सामान अपना बेचना होता था। जितने भी मर्चेंट्स थे जो सामान को ख़रीदते थे या बेचते थे, उन सबको अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवाना होता था, कंट्रोलर ऑफ द मार्केट, जिसको शहानाई मंडी बोलते हैं, यानी उसके पास उनको अपना क्या है, सारा स्टेटस, सारी डिटेल्स पहले एंटर करवानी होती थी, उसी के बाद वो मार्केट में जाके अपना सामान बेचते थे। मर्चेंट्स, व्यापारी अपने हिसाब से कोई भी सामान को अपनी मनमर्जी से ना ही बेच सकते थे, ना ही उसको किसी को दे सकते थे। मार्केट के जो रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उनको कौन जारी रखवाते थे, 2 ऑफिसर्स जारी रखवाते थे, जिनका नाम था दीवानी रियासत एंड शहानाई मंडी। नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन ने कौन कौन से रेवेन्यू रिफॉर्म्स लिए, रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस के मेजर्स लिए, ताकि उसका जो स्टेट है, उसका जो किंगडम है, वो अच्छे से रन कर सके। तो कौन कौन से लिए थे, All lands held by Muslim religious leaders and Hindu landlords was confiscated, यानी कि जो भी लैंड, जितना भी एरिया, भूमि मुस्लिमों और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के हाथ में थी, उस सब पे क्या कर लिया गया, फोर्सफुली कब्जा कर लिया गया। अब उनको क्या है, अपनी उसी खुद की ज़मीन पर टैक्स देने होते थे, जो कि उनका खुद का लैंड था। State demand of revenue was fixed to 1/2 or 50% of the ग्रॉस प्रोडक्शन। और स्टेट की डिमांड क्या थी, जितना भी आपके पास प्रोडक्शन होगा उसका 50% आपको किसको देना होगा, स्टेट को देना होगा एज अ रेवेन्यू में। अलाउद्दीन ने हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन लैंड की इन सारी एक्टिविटीज़ पे क्या है, उसने टैक्स लगाया था। और हिंदूज़ को क्या है, एडिशनल टैक्स भी देने होते थे, जिसका नाम क्या था, जिज़िया, जिसको हम जजिया भी बोलते हैं।
All land under cultivation was measured and divided into several categories according to its fertility. जितना भी लैंड था कल्टीवेशन का उसको क्या है पहले नापा जाता था और फिर उसके बाद उसको क्या है कैटेगरीज में बांटा जाता था उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से, उसकी उपजाऊता के हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से उस पर क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था. द रोल ऑफ मिडल मैन इन द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वॉज स्टॉप्ड. मिडल मैन कौन होते थे? मिडल मैन है आपके किसान, पीजेंट्स. तो किसानों का पेमेंट में जो रोल था, यानी किसान जो अपना कर चुकाते थे वो अब मिनिस्टर्स को नहीं चुकाते थे, बल्कि वो अपना जो कर था वो डायरेक्टली किसको चुकाना स्टार्ट करने लगे? किंग, राजा को स्टार्ट करने लगे, ताकि कोई भी बीच में उनसे पैसा ना खा सके. पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड आर्किटेक्चर. अलाउद्दीन एक बहुत ज़्यादा अनुयायी था, बहुत ज़्यादा प्रशंसक था किसका? लर्निंग, सीखने और आर्किटेक्चर का. अलाउद्दीन खुद तो इलिटरेट था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बड़ा प्रशंसक था आर्ट और आर्किटेक्चर का. उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी इस चीज़ में. जाने माने पोइट जैसे आमिर खुसरो और आमिर हसन उसी की सभा की क्या बढ़ाते थे? प्रशंसा बढ़ाते थे. अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनाया जो कि एक बहुत परफेक्ट स्पेसिमेन है, बहुत परफेक्ट क्या है? अवशेष है खिलजी आर्किटेक्चर का. उसके बाद उसने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई? फोर्ट ऑफ सिरी एंड हज़र सितून. ज़्यादा काम करने की वजह से अलाउद्दीन की हेल्थ क्या है? गिरने लगी और अपने लास्ट डेज में वो किस पर आ गया? बेड रेस्ट पर आ गया. और कुछ महीने बाद ही उसकी जैन में उसकी डेथ हो गई. कब? 1316 में. उसकी डेथ के बाद खिलजी डायनेस्टी जो है वो खिलजी डायनेस्टी अपने आप को पूरी तरीके से बचा नहीं सकी और कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जो कि खिलजी डायनेस्टी को आगे चला सके. और खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नासिरुद्दीन खुसरो को मार दिया गया और उसके बाद उसके थ्रोन पे कब्ज़ा कर लिया गया. किसके द्वारा? घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा. और यहीं से फिर तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई. अब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए मंगोल को सप्रेस करने के लिए? व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी टू सप्रेस द मंगोल्स? तो क्या क्या लिए? ही क्रिएटेड अ स्पाई सिस्टम to check the activities of Mongols. Second, Mongols were prohibited to arrange any social gathering or any part of meetings. They were not even allowed to talk in public. Alauddin levied taxes on the nobles to pay the land tax. These are the steps that were taken by Alauddin to suppress the nobles. Okay, there is one question more. Dash completed the construction of Qutub Minar. Yes, Iltutmish. Dash was the first woman ruler of India, Razia Sultana. Next is Balwan believed in the dash of kingship. The answer is divine. Hope you understand the chapter well. Thank you.